सर अरे चालू हो गया। अच्छा सॉरी मुझे पता नहीं था यार, एक्चुअली मैं कर रहा था वेइंग मशीन ऑर्डर, क्योंकि अपन को पढ़ना है वेटेड एवरेज पढ़ना है, तो वेइंग मशीन को ऑर्डर कर रहे थे सर। इसमें वेइंग मशीन का कुछ काम नहीं है, हैं आपको पता है ये बात? बहुत बढ़िया, बहुत ही घटिया जोक था सर वैसे ये, पर लेकिन ऐसा ही जोक काम करे कभी कभी। अब सुनो, पढ़ना क्या अपन को, तो भैया कक्षा 11वीं में अप्लाइड मैथ्स का चैप्टर 3 दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का आज हम पढ़ने वाले स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है वेटेड एवरेज, जिसमें वेइंग मशीन का या हमारे और आपके वजन का कोई काम नहीं है, पर कुछ कॉन्सेप्ट है जो कि इससे जुड़ा हुआ है, जो हम आज समझेंगे। और फिर हम पढ़ेंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को। मतलब गणित में कहीं ना कहीं से ये साइंस घुस ही जाता है। अरे भैया हम कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, काहे साइंस को ले आते हो? पर अब साइंस ऐसा है कि भैया कहीं ना कहीं आ ही जाता है, तो बेचारे को थोड़ी जगह दे ही देते हैं। ठीक है, क्या बोलते हो? चलिए, स्वागत है आपका माइंड ब्रेन्स पे। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, whenever you are enjoying this session students। मैनेज ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन प्रोवाइड कराता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। चलो बात करें आज के सेशन के पहले टॉपिक की, वेटेड एवरेज। ठीक है, अब वेटेड एवरेज, क्या इस एवरेज को वेट करवाया जाता है? क्या इसमें किसी व्यक्ति का वेट निकाला जाता है? क्या ये लोगों के वेट का एवरेज होता है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, वेट का सुंदर और सिंपल भाषा में मीनिंग होता है वजन। ठीक है, तो जब आप वेटेड एवरेज की बात करते हैं तो बेसिकली ये हमारा जो नॉर्मली हम एवरेज निकालते हैं, जो कि हमने पिछले सेशन में कवर किया था, उससे अलग कैसे हो जाता है? तो ये चीजों को कुछ वेट दे देता है, एज इन इंपॉर्टेंस वाली बात हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके स्कूल के टेस्ट में, जो कि मान लो आपका 20 नंबर का क्लास टेस्ट था, उसमें आए हुए मार्कस को कहा जाए कि इसका एवरेज निकाला जाएगा विथ फाइनल एग्जामिनेशन का मार्क्स, जो कि 80 मार्क्स का हुआ है। ठीक है, ऐसा तो हो नहीं सकता भैया, जो 80 मार्क्स का हुआ है उसका वेट ज्यादा होना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जो क्लास टेस्ट हुआ है 20 नंबर का, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी नहीं है। वही है यहाँ पे कॉन्सेप्ट वेटेड एवरेज का, जहां पे आप क्या करते हैं कि जो हमारी डेटा होता है, जो हमारा डेटा होता है, उसको कुछ असाइंड वेट होता है, इन सेंस उसको कुछ इंपॉर्टेंस असाइन की गई होती है पहले से, और उसके हिसाब से ही फिर आप उसका एवरेज निकालते हैं। ठीक है, द वेट्स डू नॉट हैव एनी फिजिकल यूनिट। ये नहीं कि इसमें आधा किलो वेट है, 1 किलो वेट है, ऐसा वेट नहीं होगा। उसकी इंपॉर्टेंस आपको मे बी परसेंटेज के माध्यम से, मे बी फ्रीक्वेंसी के माध्यम से आपको बताई जाती है, और उसके बाद फिर आप एवरेज निकालते हो। ठीक है, वेट्स आर ओनली नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, डेसिमल्स और इंटीजर्स। तो जो वेट होंगे वो परसेंटेज के रूप में दिख सकता है, डेसिमल के रूप में दिख सकता है, या फिर इंटीजर के रूप में दिख सकता है। तो बेसिकली सामान्य एवरेज से ये अलग कैसे होता है? तो इसमें जो हमारा डेटा होता है उसमें हर एक ऑब्जर्वेशन का कुछ एक अलग वेट होता है, अलग इंपॉर्टेंस होता है, जिसके हिसाब से फिर आपको एवरेज निकालना पड़ता है। ठीक है, अब ये ठीक उसी प्रकार है जैसा कि मान लीजिए आपके स्कूल में यूनिट टेस्ट होते हो, पीरियोडिक टेस्ट होते हैं, जो भी आप नाम देते हो, फिर आपके एनुअल एग्जामिनेशंस और बाय एनुअली जो ईयर एग्जामिनेशन होते हैं, जिसको हम कहते हैं ना फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फाइनल टर्म, वो जो भी एग्जाम्स होते हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं, जब आप 12वीं में जाते हो, तो इन सब का अलग अलग इंपॉर्टेंस है, अलग अलग वेट है। तो जब आप इनका एवरेज निकालोगे तो आप सबको एक पैमाने पे, एक स्केल पे नहीं रख सकते, वो थोड़ा सा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे किसी स्कूल के एग्जामिनेशन में आए हुए मार्क्स और बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए मार्क्स एक बराबर नहीं हो सकते। लेवल अलग होगा, कंपटीशन अलग होगा, कौन सा पेपर कितना टफ है वो बात अलग हो जाएगी। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है। करना क्या होता है आपको वेटेड एवरेज निकालने के लिए वेट को करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे पहली ऑब्जर्वेशन का वेट है W1, तो आप ऑब्जर्वेशन को वेट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही दूसरी ऑब्जर्वेशन को उसके वेट से, तीसरी को उसके वेट से, एंड लास्ट वाली को उसके वेट से मल्टीप्लाई करते हुए फिर डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं? वेट के सम से। ठीक है, नॉर्मल एवरेज में सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है। यहां पे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस की जगह पे वेट, या फिर अब यू कह सकते हो समेशन ऑफ वेट एंड किसका मल्टीप्लीकेशन? ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लीकेशन, एंड डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। ठीक है, यहां पे आपके लिए फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके दिया हुआ है।
कुछ क्वेश्चंस अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये देखो आपके समक्ष आ चुका एक सवाल, इसमें पहले अच्छे से सवाल पढ़ो फिर हम इसका एवरेज निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए, अ स्कूल फॉलोज द फॉलोइंग क्राइटेरिया फॉर ग्रेडिंग स्टूडेंट फॉर एनुअल रिजल्ट। ठीक है, होमवर्क का वेटेज कितना है 25%। ठीक है, क्विज का वेटेज है 30%, टेस्ट का वेटेज है 10% और फाइनल एग्जामिनेशन का वेटेज है 35%। अब देखो यहां पे इन हिज मैथ्स का सब्जेक्ट जॉय स्कोर्ड 88 मार्क्स इन होमवर्क, तो मैं होमवर्क के आगे लिख रहा हूं 88। ठीक है, 71 मार्क्स इन क्लास क्विज, 71 मार्क्स इन क्लास क्विज। ठीक है, 97 मार्क्स इन टेस्ट कंडक्टेड, 97 मार्क्स इन टेस्ट कंडक्टेड थ्रू आउट द सेशन एंड 90 मार्क्स इन फाइनल एग्जामिनेशंस। ठीक है, अब आप यहां पे एवरेज निकालेंगे तो आप नॉर्मली क्या करोगे, इन सारी वैल्यूज को ऐड करके डिवाइड बाय 4 कर दोगे, वो हो गया एवरेज। अब हमें निकालना है वेटेज एवरेज, वेटेड एवरेज, तो हम इसका वेट जो है उससे इसको क्या करेंगे, उससे इसको करवाएंगे हम सिंक, इन सेंस कस्टमाइज। मतलब कैसे, तो बेसिकली हम जब अब निकालेंगे एवरेज तो हम 88 कंसिडर नहीं करेंगे, हम कंसिडर करेंगे 25% ऑफ 88। ये क्लियर हुआ जी सर। यहां पे हम 71 कंसिडर नहीं करेंगे, हम हमारे कैलकुलेशन में लेंगे 31% ऑफ 71। ठीक है, उसके बाद यहां पे 30%, माफ कीजिएगा 30% ऑफ 71। 97 हम पूरा नहीं लेंगे, उसका 10% ही शामिल किया जाएगा। चलिए, ये भी आपने लिख दिया। फिर 90 का भी कितना लिया जाएगा, 90 का भी लिया जाएगा केवल 35%। चलो, अब ये कैसे निकाला जाता है ये बात आपको मैं एक बार यहां पे दोहरा देते हैं कि 88 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन कितना 25/100, 25/100 हुआ 1/4, 1/4 जब आप 88 से कैंसिल करोगे आंसर आएगा 22। करेक्ट है ये? हाँ जी सर। अगर आपको कैलकुलेशन देखनी है तो यहाँ पे एक बार देखो, मैंने पहले 25 और 100 को कैंसिल किया 1/4, फिर 4 को यहाँ पे 88 को कैंसिल करने भेजा तो जवाब आया 22। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट है 30% ऑफ 71, तो 71 का कितना देखो लिखा भी हुआ है 71 इन मैथ्स इन क्लास क्विज। ठीक है, 71 इंटू कितना 30%, तो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेशन करते समय 0 0 कैंसिल। अब ये 3 1 जा 3, 7 ये कितना हो जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 21.3। क्यों? क्योंकि नीचे डिवाइड बाय 10 है, मैं उसको कैंसिल अभी तो नहीं कर सकता। तो 3 से जब आपने मल्टीप्लाई किया 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, होल डिवाइड बाय 10 था तो डेसिमल लग गया 21.3। चलिए, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका 97, तो उसका कैलकुलेशन हम यहां कर लेते हैं। ठीक है, तो 97 को जब आप देखोगे 97 क्या 10% लेना है, तो 97 इंटू 10/100। अब आप यहां पे करेंगे 0 से 0 कैंसिल, 10 जाएगा डिवीजन में, तो ये हो जाएगा 9.7। कितना हो जाएगा 9.7। ठीक है, क्लियर है? और लास्ट वाले में आप देखोगे तो 35% ऑफ 90, तो ये आ गया 90 इंटू 35/10/100। आप कहेंगे यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, 9 इंटू 35 कर दो तो 9 5 जा 45, 5 यहाँ 4 ऊपर, 9 3 27, 28 के बाद 29 30 31, 315 नीचे हो जाएगा एक 10 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 31.5। ठीक है, अब आपसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज टोटल मार्क्स रिजल्ट इन मैथमेटिक्स। तो जोई के एनुअल मार्क्स कितने आएंगे रिजल्ट में, तो यहां पे देखो आपके पास ये सारे नंबर्स आ गए। अब आप क्या करोगे, सर इन सबको ऐड कर लेते हैं, हमें हमारे अंक मिल जाएंगे कि जोई को कितने मार्क्स मिले। ठीक है, चलो तो आपने यहां पे ऐड करना शुरू किया, 22 और 21.3, 9.7 एंड 31.5 ऐड करो तो 7 और 3 10, 5 15, एक कैरी, 9 और 1 10, 11 12 13 14, 4 यहां एक ऊपर, 3 2 5 6 7 1 8, 84.5। तो कितना आया भैया 84.5। ये आपका यहां पे आंसर होगा। कितने नंबर आए उनके 84.5।
व्हाट इज द एनुअल रिजल्ट इन मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये आपका एनुअल रिजल्ट कितना हो गया 84.5 इन सबको ऐड करने के बाद, ठीक है। परसेंटेज में देखोगे तो भैया 84.5 100% का कितना होगा 84.5%, तो बात बराबर ही है, ठीक है। तो यहां पे आपने किस तरीके से एक्चुअल मार्क्स को न लेते हुए उनके वेट के साथ एडजस्ट करके फिर उनको एड अप किया टू गेट द फाइनल मार्क्स। इज दिस क्लियर? जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। यहां पे आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि वेट का कितना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ऐसे देखा जाए तो उसके टेस्ट में 97 आए थे, पर क्या उसके टोटल मार्क्स भी 97 रहे? नहीं सर, बल्कि उसका तो वेटेज केवल 10% था, तो हमने उतना ही कंसिडर किया, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अब यहां देखो, अगला जो अपन को टॉपिक पढ़ना है इसी सिलसिले में वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। दो बहुत ही सिमिलर साउंडिंग कॉन्सेप्ट लेकिन स्लाइटली डिफरेंट, एंड इसीलिए बहुत बार इसमें व्यक्ति कंफ्यूज भी हो जाता है कि सर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में क्या फर्क हो जाता है। देखो, देखा जाए तो कॉन्सेप्ट दोनों में एवरेज का ही लगता है, फर्क आ जाता है कि आप शामिल किसको कर रहे हैं। मतलब एवरेज स्पीड बेसिकली डील करती है आपके डिस्टेंस के साथ, ठीक है, क्योंकि स्पीड का जो फंडा है वो डिस्टेंस और टाइम के बीच का समन्वय बिठाता है, का दोनों के बीच का रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है स्पीड, इसलिए उसका फॉर्मूला भी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी ऑन द अदर हैंड, वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी डिस्टेंस से स्पीड से अलग होता है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी जिस चीज को कैलकुलेट करता है वो अलग है। वेलोसिटी कैलकुलेट करता है डिस्प्लेसमेंट पर टाइम को, तो वो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का रिश्ता निकालता है, ठीक है। तो स्पीड जो होती है वो कंसर्न्ड होती है डिस्टेंस से और वेलोसिटी कंसर्न्ड होती है डिस्प्लेसमेंट से। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क आपको पता है, ये अगर नहीं पता है तो एक बार डिस्टेंस देखो क्या होगा। डिस्टेंस का फंडा यहां पे देखो लिखा हुआ है साफ साफ कि डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट रिफर्स टू हाउ मच ग्राउंड एन ऑब्जेक्ट हैज कवर्ड ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो डिस्टेंस ये होता है कि आपने कितनी दूरी तय करी, आप जिस पाथ को फॉलो करके गए उस पाथ पे आपने कितनी दूरी तय करी, उसका जो आप कैलकुलेशन करते हैं उसे आप कहते हैं डिस्टेंस, कि कितना उसने मूव किया बेसिकली, ठीक है। हालांकि डिस्प्लेसमेंट का फंडा है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। सर स्केलर और वेक्टर में फर्क क्या होता है? वेक्टर में भैया देखो डायरेक्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। Which is the shortest distance between the initial point and the final point of its motion। अब यहां देखो एग्जाम्पल के तौर पे आप अपनी कक्षा से, आप अपनी क्लासरूम से वॉशरूम जाना चाह रहे हैं, ठीक है। आप अपने क्लासरूम से वॉशरूम जाना चाह रहे हैं, तो ये आपकी क्लास हो गई, ये आपका वॉशरूम हो गया, ठीक है। जब आपको बहुत जोर से जाना होता है, मतलब बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी केस हो जाता है, तब आप डिस्प्लेसमेंट करते हैं। मतलब आपके क्लास से वॉशरूम तक का शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करके भाग के जाते हैं या बहुत जल्दी जल्दी चल के जाते हैं कि भैया कहीं कुछ मामला गड़बड़ ना हो जाए, है कि नहीं। तो ये एक एग्जांपल हो गया कि जब आप क्लासरूम से आपके वॉशरूम तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, सबसे छोटा पॉसिबल वाला डिस्टेंस, जब आप उसको कवर करते हैं तो आप बेसिकली डिस्प्लेसमेंट करते हैं, ठीक है। तो दो चीजों के बीच, दो ऑब्जेक्ट के बीच में शॉर्टेस्ट वे, ठीक है, चाहे वो अब हवाई यात्रा से हो, चाहे पानी से हो, चाहे जमीन से हो, कैसे भी हो, शॉर्टेस्ट वे जो होगा उसे आप कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। वहीं अगर आप उसी वॉशरूम में अपना पूरा बढ़िया काम करके वापस आएंगे, तब जब आप ऐसे घूम घाम के क्लास में जाते हैं, तब आपने डिस्टेंस कवर कर दिया कि भैया एक बार देख लेते हैं फुटबॉल ग्राउंड में क्या चल रहा है, लैब में क्या चल रहा है, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफिस में किसको डांट पड़ रही है, कहाँ पे आज कुछ घटना हुई है, वो सब देख दाख के जब आप वापस आते हैं क्लास में, तो वो एक डिस्टेंस हो सकता है जो कि आपने ट्रैवल किया, वो पाथ जो आपने फॉलो किया उसकी लंबाई कितना था वो। क्लियर है ये? तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क किस चीज का होता है? डिस्टेंस में आपने कैसा मार्ग कवर किया, कितनी दूरी आपने कवर की, वो निकाली जाती है। डिस्प्लेसमेंट में दो चीजों के बीच का सीधा सीधा सबसे शॉर्टेस्ट वे जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे देखूं कि ये आपका घर है, मान लीजिए ये आपका स्कूल है और ये आपका प्लेग्राउंड है।
अब आप डिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो आप स्कूल गए, स्कूल से प्लेग्राउंड गए मान लो फॉर एग्जांपल, तो आपने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, पहले वहां फिर यहां। वहीं कोई आपसे अगर डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो आप अपने घर से प्लेग्राउंड तक की सीधी सीधी ये वाली दूरी, जिसपे हो सकता है मार्ग हो ना हो, पर आप उसको जब कैलकुलेट करते हैं तो आप डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। ठीक है, क्लियर है, डिटेल में समझा दिया मैंने आपको। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए सवाल क्या बोल रहे हैं, कुछ अपने पास है यहाँ पे क्वेश्चन समझने के लिए। एन आंट इज मूविंग अराउंड अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड टेक्स 3 seconds टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द एंट। ठीक है, एक एंट क्या कर रही है, एक सर्कुलर पाथ के अराउंड रेडियस 3.5 सेंटीमीटर कवर कर रही है। ठीक है, तो अगर मैं एंट का देखूं तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा, तो सर यहां पे क्योंकि सर्कुलर पाथ है तो सर्कल के कैलकुलेशन जो होते हैं अपने फॉर्मूलाज के वो आएंगे। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड यहां पे हो जाएगा पूरा, अगर एक चक्कर माना जाए तो 2 पाई r, दैट इज 2 इंटू 22/7। कितना है रेडियस सर्कल का भैया, तो 3.5 है, तो मैं उसको 35/10 लिख रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, चीजें कैंसिल हो जाएंगी, तो 7 1 जा 7 5 जा, ठीक है, 5 1 जा और ये हो जाएगा 5 2 जा, 2 1 जा, यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल हो गया, तो कुल मिला के आंसर आया 22 सेंटीमीटर। तो वो जो दीदी है आंट दीदी, उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उनका डिस्टेंस आया 22 सेंटीमीटर। उन्होंने टाइम कितना लिया, टाइम लिया 3 सेकेंड्स। ठीक है, अब आपको क्या पता लगाना है, आपको पता लगाना है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी कितनी सर, अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास कितना लगा है, 3 सेकंड लग रहा है टू एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। कितने रिवॉल्यूशन है ये नहीं बताया, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 22/3, लेकिन ये है 22 सेंटीमीटर और टाइम है सेकेंड्स, और हमने जो यूनिट पढ़ी है वो होती है कितनी, तो सर वो होती है मीटर पर सेकेंड, है ना। तो आप एक काम करो, इसको सेंटीमीटर की जगह मीटर में लिखो, तो ये हो जाएगा 0.22 मीटर पर 3 सेकेंड। डिवाइड अगर आपको करना है तो ये देखो कितना हो जाएगा, 0.07। ठीक है, 0.07 मीटर पर सेकेंड वो कवर कर रही है। 3 7 21, आगे का डिवाइड नहीं भी करोगे तो भी देखो 3 3 9, तो 0.073 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे आपका आंसर होगा। कुछ ऐसे लिखते हैं, कुछ जगहों पे ऐसे भी लिखा होता है। ठीक है, 0.073 मीटर पर सेकेंड इज द एवरेज स्पीड। अब वो बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी निकाल के बताओ, तो वो कैसे निकलेगी भैया, तो सर एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। अज्यूमिंग दैट कि अगर वह एंट सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो जहां पे उसने शुरू किया होगा घूमना, सर्कुलर पाथ पे वो घूम के वहीं वापस आ गई होगी, तो उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। जैसे मान लीजिए अगर यहां से शुरू हो रही है दीदी, तो अगर घूम के वहीं वापस आ रही हैं तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0, क्योंकि स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम हो गए। और टाइम है आपका कितना, तो सर टाइम दिया हुआ है 3 सेकेंड्स, पर वो भी कुछ काम का नहीं है, तो आपका एवरेज हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाएगा सर, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा 0/3, दैट इज इक्वल टू 0। इज दिस क्लियर? हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। एवरेज स्पीड है हमारी 0.073 मीटर पर सेकेंड और एवरेज वेलोसिटी आई 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसानी से हो गया। चलिए बहुत बढ़िया, स्क्रीन यहाँ पे क्लियर करेंगे। सवाल नंबर 2, एग्जाम्पल 2 जो हमारा वो समाप्त। एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। 5 years ago the average age of 3 children of Mr. Pandey was 8 years. A new baby is born in the family now. ठीक है, फाइंड द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ द चिल्ड्रन। अब ये देखो, 5 साल पहले उनके 3 बच्चों की एवरेज एज है 8 साल। ठीक है, अ न्यू बेबी इज बॉर्न इन द फैमिली नाउ। अब ये समझो 5 साल पहले, तो उनका पहली बात तो ये 5 years ago वाला मामला है, तो आपने लिखा 5 years ago। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, एवरेज
एज कितना, एवरेज एज है ना, एवरेज एज कितनी है 8 साल। अब हर जो बच्चा होगा वो तो 8 साल का हो नहीं सकता क्योंकि ये ट्रिपलेट तो नहीं लिखे हैं, ठीक है। 8 years। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन थे, नंबर ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पे हम लिखेंगे कितने होंगे हमारे हिसाब से, सर ये हो जाएंगे 3। अभी ये कब की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले की भैया, अभी की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब ये समझना, आपका एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखें तो सम अपॉन नंबर। अब एवरेज है 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे सम आपको पता नहीं है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 3, तो आपका सम आ गया 8 दिया कितना, 8 3 24 इज द सम, ठीक है। ये कब की बात है, ये 5 साल पहले की बात है भैया, अभी ये लागू नहीं हो सकता क्योंकि अब आपको अगर 5 साल के बाद आपको लाना है तो आपको एडजस्ट भी तो करना पड़ेगा सम को, है कि नहीं। तो अब आप सम को थोड़ा सा एडजस्ट करवाएंगे। एडजस्ट कैसे करवाएंगे, तो सर एडजस्ट ऐसे करवाएंगे कि यहाँ पे 5 years लेटर या नाउ न्यू सम कितना हो जाएगा, तो सर न्यू सम हो जाएगा 24 + 15। अभी 15 कहां से आया, 3 बच्चे थे, 5 साल में हर बच्चा 5 साल ही बड़ा होगा, ये तो है नहीं कि कोई 4 साल होगा कोई 6 साल होगा, नहीं, 5 साल का समय है, हर व्यक्ति 5 साल ही बड़ा होगा। 3 बच्चे तो तीनों 5-5 साल बड़े हो जाएंगे, तो प्लस यहाँ पे हो जाएगा एक 0 जो कि एक न्यू बॉर्न बेबी अभी बॉर्न हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हालांकि वो हो जाएगा यहाँ पे चेंज, और वो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा 4 क्योंकि एक न्यूबॉर्न बेबी है, उसकी भी आपको एवरेज निकालना ही पड़ेगा। तो इस केस में एवरेज एज हो जाएगी आपकी कितना, सर 4 और 5 9, 2 और 1 3, 39 डिवाइड बाय 4, 9 चौक 36, 3 बचा, पॉइंट लगाया आपने तो 9 7 28, 2 बचा, 4 2 8, नहीं कितना 9.75 होगी यहाँ पे आंसर अपने को। क्या लग रहा है आपको, एक बार दोबारा देखो सर, 4 9 36, 30, 4 7 28, 2 0 20, 4 5 20, तो 39 डिवाइड बाय 4 करने पे आपकी जो एवरेज एज है विद्यार्थियों की, बच्चों की, वो कितनी आ रही है 9.75। इज दिस क्लियर, जी सर, कहीं कोई आपत्ति तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। इसको कुछ लोग पता है ऐसे भी करेंगे, कैसे करेंगे कि भैया देखो 8 था पहले, 5 साल में 5 साल बढ़ जाएगा तो 13 हो जाएगा आपका एवरेज नया, ठीक है। इसका वेटेज है 3 और दूसरा है 0, उसका वेटेज है 1, तो आप लिखोगे यहाँ पे 13 × 3 + 0 × 1 होल डिवाइड बाय 4, है ना, ऐसा ही होगा, ठीक है। तो वहां पे आपने क्या किया, वो 13 को 3 का वेटेज दे दिया, कौन से 3, जो ये 3 चिल्ड्रन थे उनका, और जो 0 था क्योंकि वो नया बॉर्न बेबी अभी अभी बॉर्न हुआ है तो उसका एक ही वेट है, वो इकलौता ही है, तो इसलिए 0 × 1 किया। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, डिपेंडिंग हाउ यू अप्रोच द क्वेश्चन, ठीक है। वो अब भैया देश आजाद है, उसमें तो कोई कुछ बोल नहीं सकता। तो 9.75 ईयर्स हमारा आंसर होगा इन केस ऑफ प्रेजेंट एज का अगर एवरेज बोलेंगे तो, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर, सवाल नंबर 3 था, ये समाप्त हो गया। एग्जाम्पल 4, द एवरेज मंथली सेविंग्स ऑफ अ कंपनी वॉज 12 lakhs फॉर फर्स्ट 3 months, 12.5 फॉर नेक्स्ट 4 months, ठीक है, 31.2 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 months ऑफ अ ईयर, टोटल एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर इज 78 lakh, फाइंड द एवरेज मंथली अर्निंग, ठीक है, ऑफ द कंपनी। अब ये देखो क्या बोला आपसे, सेविंग्स बोल रहा है, ठीक है। तो सेविंग्स है आपकी कितनी, सेविंग्स फॉर कितना है, फॉर फर्स्ट 3 months, तो सेविंग फॉर फर्स्ट 3 months कितनी हो जाएंगी, तो सर ये है 12 लाख, ठीक है, 12 लाख, ठीक है। तो यहां पे आ जाएगी आपके, अगर देखोगे टोटल सेविंग्स कितनी हो जाएंगी 3 months में, टोटल सेविंग्स फॉर 3 months, इसमें जो ये 3 है ना, 3 महीने की जो बात कर रही है, ये 3 month जो है ये आपका है वेट, ठीक है। तो 12 3 हो जाएगा 36 लाख, ठीक है ना। तो वो जो 3 है बेसिकली 3 months है, वो आपके लिए क्या है, वो आपके लिए एक तरीके से वेट का काम कर रहा है, ठीक है। इसके बाद आपको बोल रहे हैं कि नेक्स्ट 4 months में सेविंग्स कितनी है, तो सेविंग्स है आपकी 12.5, सेविंग्स फॉर
नेक्स्ट 4 मंथ्स। तो इसमें जो ये संख्या है ना कि इतने महीने, तो ये महीने उनका वेट है, तो 12.5 कितनी बार है, 4 बार, तो उसका वेट क्या है 4। टोटल सेविंग्स यहां कितनी होंगी, तो यहां पे अगर आप देखोगे टोटल सेविंग्स हो जाएंगी आपकी, कितनी हो जाएंगी टोटल सेविंग हो जाएगी 4 महीने के लिए, मल्टीप्लाई करोगे 12.5 इंटू 4 मतलब 50 लाख, ठीक है ना। 12.5 है इंटू 4 करना है, 5 चौक 20, 2 ऊपर 4 टू 8 9 10, एक ऊपर 4 4 5 50 लाख, ठीक है। उसके बाद 31.2 lakhs, ठीक है, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ्स ऑफ द ईयर। देखो यहाँ पे 4 और 3 7 7 5 12 पूरे महीने हो जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगी सेविंग्स फॉर कितना सर, सेविंग्स फॉर लास्ट या फिर नेक्स्ट 5 मंथ्स। चलिए ये आपने लिख दिया, नेक्स्ट 5 मंथ्स में सेविंग कितनी आएगी, तो सर अमाउंट दिया है 31.2, राइट। ये भी क्या ये है 30 ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 मंथ्स, ठीक है। वही एवरेज चल रहा है अब तक, तो इसको भी आप निकालोगे टोटल सेविंग्स फॉर 5 मंथ्स कितनी हो जाएगी, तो वो भी आप मल्टीप्लाई करोगे किसको, 31.2 को 5 से करोगे, तो 5 2 10 कितना हो जाएगा सर, 5 2 10 मतलब 0 यहाँ 1 ऊपर, ठीक है। फिर 5 1 5 और एक 1 हो जाएगा 6, 5 3 15, तो वो हो जाएगा 156 lakhs। एक बार चेक करो, 5 2 10, 0 यहाँ 1 ऊपर, 5 1 5 6, 5 3 15, बिल्कुल ठीक है। तो अब आपकी यार हो गई यहाँ पे सेविंग्स थ्रू आउट द ईयर कितनी होंगी, अब वो देख लो, ठीक है। सेविंग्स फॉर ईयर कितनी है भैया, सेविंग्स फॉर ईयर, तो सर यहाँ पे अगर आप देखोगे सेविंग्स 156 प्लस 36 प्लस 50, 5 और 3 8, तो ये हो गया 156 प्लस 86, राइट। तो 6 और 6 12, 8 और 5 हो जाएगा, यहाँ पे देखोगे 13 और एक 14, 8 और 6 14, एक और एक 2, 242 lakhs, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप कह रहे हैं एक्सपेंडिचर जो है वो है 78, तो 242 आपकी सेविंग्स है, एक्सपेंडिचर आपका 78 lakhs है। आपको निकालना है एवरेज मंथली अर्निंग ऑफ द कंपनी, आपकी कंपनी की मंथली एवरेज अर्निंग कितनी है वो आपको बताना है, ठीक है। अब ये देखो टोटल सेविंग्स हो गई, एक्सपेंडिचर हो गया, तो टोटल अर्निंग्स कितनी हो जाएंगी, तो सर टोटल अर्निंग्स हो जाएंगी आपकी, यहां पे आप देखोगे तो आपका हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, दोनों को मिला के आपका बनेगा टोटल अर्निंग, ठीक है। तो टोटल अर्निंग जो है यहां पे लिख देता हूं मैं, अर्निंग, उसमें एक्सपेंडिचर कितना है आपका, एक्सपेंडिचर है 48 lakhs प्लस सेविंग्स है 242, तो यहां पे आपकी अर्निंग हो जाएगी 8 और 2 10, 4 और 4 8, एक कैरी 9, तो ये हो जाएगा 290, कितना 290, 290, अच्छा सॉरी 78 है, मैं 48 जोड़ रहा था, सो सॉरी। चलिए 8 और 2 10, 0 यहाँ एक कैरी, 7 4 कितना हो जाएगा 11, 1 12, 2 और 1 3, 320 लाख हो जाएगी, बेसिकली 3 करोड़ 20 lakhs। अब आपकी एवरेज मंथली अर्निंग निकालनी है, तो एवरेज हो जाएगा यहाँ पे देखोगे 320 बनाम 12, ठीक है। 12 3 36, ये किससे कैंसिल होगा सर, 4 से होगा, तो 4 से होगा तो 4 8 32, और यहाँ पे 4 3 12, 80 डिवाइड बाय 3 कितना होगा सर, ये होगा 3 2 6, वेरी गुड, ठीक है। 3 2 6, और ये हो जाएगा 20, 3 6 18, कितना बचा सब, फिर से वही 2, तो 26.6 lakhs, ये हो जाएगी आपकी एवरेज अर्निंग, ठीक है। इज दिस क्लियर, हाँ जी सर, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो एवरेज मंथली अर्निंग कितनी है, 26.6 lakhs, ठीक है। इज दिस क्लियर, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर एंड वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा 5th क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, जो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोल रहा है कि भैया 4 नंबर का 4 पॉजिटिव इंटीजर्स का एवरेज है 39, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या जानकारी है, आपके पास जानकारी ये है कि भैया एवरेज है 39, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना है, तो नंबर है अपना यहाँ पे 4, ठीक है। अब अगर मैं कुछ भी ना करूं तो ये तो मुझे पता ही है कि एवरेज इज
सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट जी सर। तो आपका एवरेज है 39, सम आपको पता नहीं है तो अभी सम को ऐसे ही रहने दो, नंबर हो जाएगा 4, ये जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो कितना हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा 39 इंटू 4 इज इक्वल टू सम, ठीक है। 9 चौके 36, 6 यहाँ 9 4 तो 36, 6 यहाँ 3 ऊपर, 4 3 12, 13 14 15, तो ये हो गया 156 इज द सम, ठीक है। अब ये समझो, ये कह रहे हैं कि भैया आपके पास 4 नंबर्स है, ठीक है। तो जरा इसको देखो, लेट द नंबर्स बी, तो आपके नंबर्स क्या हैं, तो आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो क्या हैं, तो सर ऑब्जर्वेशंस हैं हमारे x1 विच इज हाउ मच, द x1 इज 73, ठीक है, ये सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। इसके बाद के 2 नंबर्स मिसिंग है, क्योंकि 4 में से 2 ही पता है, लोएस्ट पता है आपको, तो x1 के बाद x2 आपको नहीं पता है, x3 आपको नहीं पता है, x4 है आपका कितना, x4 है आपका 18 सॉरी नहीं 19, फिर क्या बोल रहा है, तो अब देखो अगर मैं सम की बात करूं तो नाउ अब मैं यहां पे लिख रहा हूं सम इज इक्वल टू, सम इक्वल टू क्या होगा भैया, सम कैसे निकलता है सर, चारों ऑब्जर्वेशंस को ऐड करके, तो यहां से मैं एक इक्वेशन निकाल सकता हूं कि 156 जो हमारा आया यहां पे सम, ठीक है, कैसे आया था भाई, हमने मल्टीप्लाई कर लिया था तो उसी से आया था, जिसमें से एक है 73, दूसरा है मिसिंग, तीसरा भी है मिसिंग और चौथा है 19, राइट। तो अब आप इन दोनों को इधर भेज के इससे माइनस करके अपने आंसर के थोड़े आसपास पहुंच सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा 156 में से माइनस कितना होगा, दोनों को ऐड करके फिर भेज दो, तो देखो 19 एक यहां दे दो तो वो हो जाएगा 20, 72 प्लस 20 हो जाएगा 92, 7 और 2 9, ठीक है, इज इक्वल टू x2 प्लस x3। ये क्लियर हुआ, ये कैसे हुआ, 92 कहां से आया, तो अगर आपको चाहिए तो मैं ऊपर लिख देता हूं 156 इक्वल्स टू 92 प्लस x2 प्लस x3। अब ठीक है जी सर, चलिए इनको आपने करना है माइनस, वो आप आसानी से कर देंगे, ठीक है। अब माइनस कैसे होगा भैया, तो सर माइनस ऐसे होगा, 6 में से 2 गया 4, 15 में से 9 गया तो 6, 9 और 6 15 होता है, तो 64 इज इक्वल्स टू x2 प्लस x3। अब एक और चीज है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा सा अपने सवाल को सॉल्व करने के ईज के लिए मैंने इसको लिख दिया कि x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 64, ठीक है। अब उसके बाद लिखा है भैया x2 माइनस x3 इज इक्वल टू 18, ये कहां से आया, देखो लिखा है द डिफरेंस बिटवीन द रिमेनिंग 2 इंटीजर्स इज 18, तो ये हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिख दिया मैंने फिलहाल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना हमने बचपन में कितनी बार सीखा है, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं तो ये हो जाएगा 2x2 प्लस 0, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, कैंसिल हो गया, और ये हो गया 8 4 12, 6 और 1 7 8, 82, ठीक है, 8 4 12, 6 और 1 7 और एक कैरी होके 8, डिवाइड किया आपने तो x2 आ जाएगा आपका 41, ठीक है, और जो आपका x2 आया 41, वहां से आपको अब x3 निकालना है, तो x3 आप कैसे निकालोगे, x3 वुड बी 64 माइनस 41, दैट इज x3 वुड बी, 4 में से 1 गया 3, 6 में से 2 गया तो 6 में 4 गया तो 2 तो 23। तो हमारा पहला ऑब्जर्वेशन था 73, दूसरा है 41, तीसरा है 23, चौथा है 19। आपको ये 4 आंसर्स यहां पे देखने को मिले, ठीक है। आपको रिमेनिंग इंटीजर्स पूछे थे, 2 दिए थे, 2 निकालने थे, आपने दोनों निकाल दिए, 41 और 23। दोनों के बीच का गैप यदि आप देखोगे तो 18 आ रहा है, इन सबको ऐड करने पे क्या 156 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं आ रही है एज सच। तो यहाँ पे हमने पूरी कैलकुलेशन कर ली और अपना आंसर बता दिया कि हमारा आंसर आ रहा है, 2 नंबर्स हैं 41 और 23। सवाल एवरेज से रिलेटेड था, इजीली हमने कर लिया, और ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम्स में आएंगे, क्योंकि देखो इनका लेवल आपके हिसाब का है, ठीक है, जहां पे एवरेज दिया है, कुछ और इन्फॉर्मेशन दिया, और फिर आपको 2 रिमेनिंग चीजें निकालनी थी, कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं था, इन माय ओपिनियन अपनी क्लास के हिसाब से बढ़िया सवाल था। चलिए स्क्रीन क्लियर हो गई और हमारा सेशन भी आ गया है एंड पे। तो आज के सेशन में हमने देखा कि कैसे हम वेटेड एवरेज
और एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी को समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। वेटेड एवरेज में जो हमारी वैल्यूज हैं उनको जो वेट जो इंपॉर्टेंस दिया गया है उसका ध्यान रखा जाता है। स्पीड और वेलोसिटी में किसको मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से कैलकुलेशन अलग होती है। क्या आप डिस्टेंस को मैनेज कर रहे हैं या मेजर कर रहे हैं या डिस्प्लेसमेंट को कर रहे हैं उसके हिसाब से। ऐसे और सेशंस और लेक्चर्स के लिए आप हमें यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद वेबसाइट और ऐप पे भी विजिट कर सकते हैं जहां पे आपको सारा कंटेंट मिलता है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी आपको मिलता है बहुत सारा फन लर्न कंटेंट एंड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। हमारे सारे वर्टिकल्स आपको हमेशा हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहेंगे। इस बात की जिम्मेदारी हमारी है, इस बात का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हमने लिया है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अच्छे से मेहनत करें, बहुत सारी पढ़ाई करें, बहुत सारा हार्डवर्क करें ताकि आपको भी जल्दी सक्सेस मिल सके इन सारे बच्चों की तरह। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून, नमस्ते एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।